अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ग्राउंड ज़ीरो के साथ मैं हूं मुदस्सर इकबाल। रात के सन्नाटों में जब आलमी मंडियों में तेल की कीमतें बदलती हैं तो इस्लामाबाद की वजारत ख़जाना में फ़ाइलों का वज़न बढ़ जाता है, और जब वाशिंगटन में IMF के बोर्ड रूम में पाकिस्तान का नाम लिया जाता है तो यहाँ करोड़ों लोगों की ज़िंदगियों के हिसाब किताब बदलने लगते हैं। एक बार फिर पाकिस्तान नए माली साल के बजट की तैयारी के मरहले में दाखिल हो चुका है। दावा किया जा रहा है कि मईशत मुस्तहकम हो रही है, महंगाई में कमी आई है, ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर हुए हैं और मुआशी नज़्म ज़ब्त वापस आ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई मईशत संभल रही है या सिर्फ अदाद शुमार का मेकअप किया जा रहा है? क्योंकि हकीकत यह है कि रवा माली साल के तकरीबन तमाम बड़े मुआशी अहदाफ दबाव का शिकार हैं। FBR के अपने आदाद शुमार के मुताबिक पहले 10 माह में टैक्स वसूलियों में तकरीबन 684 अरब रुपए का शॉर्टफॉल सामने आ चुका है और 10,946 अरब रुपए के हदफ के मुकाबले में सिर्फ 10,262 अरब रुपए जमा किए जा सके हैं, जबकि अब हुकूमत खुद भी अपने नजरसानी शुदा हदफ के हसूल के लिए जद्दोजहद करती दिखाई देती है। दूसरी तरफ मईशत में सरमायाकारी का तनासुब यानी कि इन्वेस्टमेंट टू GDP हदफ से कम रहा, सेविंग GDP भी मतलूबा सतह तक ना पहुंच सकी और सनती सरगर्मियां, बरामदात और निजी शोबे की तोसी अब भी दबाव में है। लेकिन नाज़रीन, हैरान कुन बात यह है कि इन तमाम नाकामियों के बावजूद आइंदा माली साल के लिए मजीद बड़े अहदाफ तरतीब दिए जा रहे हैं। IMF की ताज़ा जायज़ा रिपोर्ट और मज़ाकराती दस्तावेज़ के मुताबिक पाकिस्तान के लिए अगले माली साल में तकरीबन 15,000 अरब रुपए से ज़ायद रेवेन्यू हदफ का तखमीना लगाया जा रहा है। यानी एक ऐसे वक्त में जब मौजूदा साल का हदफ भी हासिल नहीं हो पा रहा, रियासत मजीद तकरीबन 2,000 अरब रुपए इजाफी टैक्स इकट्ठा करने की मनसूबाबंदी कर रही है। सिर्फ यही नहीं, 430 अरब रुपए के नए टैक्सेस, 1700 अरब रुपए से ज़ायद पेट्रोलियम लेवी, बिजली और गैस नरखों में मुसलसल एडजस्टमेंट और अखराजात में मजीद सख्ती, और ये सब ऐसे वक्त में तजवीज़ किया जा रहा है जब आम आदमी पहले ही महंगाई, बिजली के बिलों और कमज़ोर कुव्वत खरीद के बोझ तले दबा हुआ है। IMF ने अपनी हालिया रिपोर्ट में तस्लीम किया कि पाकिस्तान की मईशत में इस्तेहकाम के आसार ज़रूर आए हैं, लेकिन साथ ही ये भी खबरदार किया कि मशरक़ वस्ता की जंग, तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव और बैरूनी खतरात पाकिस्तान के लिए बड़ा रिस्क बन सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की तवानाई, इसकी तरसीलात ज़र और इसकी बैरूनी मालियाती सपोर्ट अब भी बड़ी हद तक खलीजी खित्ते से जुड़ी हुई है। और शायद यही वजह है कि बजट अब सिर्फ आमदन और अखराजात की दस्तावेज नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा मुआशी मुआहदा बनता जा रहा है जिसमें हर नया कर्ज एक नई शर्त लेकर आता है। IMF ने पाकिस्तान के लिए मजीद 11 नए स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स भी तजवीज़ किए हैं, जिसके बाद मौजूदा प्रोग्राम शराइत की तादाद 55 तक पहुंच चुकी है। इनमें टैक्स इस्लाहात, तवानाई कीमतों में एडजस्टमेंट, गवर्नेंस इस्लाहात और रियासती इदारों में शफाफियत जैसे इकदाम शामिल हैं। सवाल नाज़रीन ये है कि क्या ये अहदाफ हकीकत पसंदाना है या एक बार फिर अदाद शुमार की ऐसी इमारत तामीर की जा रही है जिसकी बुनियादें ही कमज़ोर हैं? क्या मईशत वाकई तरक्की की तरफ बढ़ रही है या सिर्फ कर्ज के सहारे इस्तेहकाम का तासुर कायम रखा जा रहा है? और सबसे अहम सवाल, इस सारे मालियाती बोझ की असल कीमत आखिर कौन अदा करेगा? इन तमाम पहलुओं का जायजा लेंगे शुमार के साथ, हकाइक के साथ और उन सवालात के साथ जो शायद बजट तकरीरों में सुनाई नहीं देते। हमारे साथ इन सवालात के लिए मौजूद हैं साबिक स्टेट मिनिस्टर और माहिर मुआशियात अशफाक तोला साहब। बहुत शुक्रिया तोला साहब, आपके वक्त का। बहुत से सवाल हैं, लेकिन कुछ फिगर्स जैसे मैंने अभी इब्तदाइये में भी अर्ज़ किया है कि IMF की प्रोजेक्शन टैक्स रेवेन्यू 15,267 अरब रुपया, हुकूमत का पिछले साल का टारगेट 14,300 था, फिर उसके बाद IMF गए, IMF ने फिर मज़ीद कम किया, 13,979 अरब किया। 10 माह में जो शॉर्टफॉल है वो 684 अरब, 12 महीने में कहा जा रहा है कि तकरीबन 1,000 अरब का शॉर्टफॉल आ जाएगा। फिर ये इतना बड़ा, फिर दोबारा से इतना रेवेन्यू का जो रखा गया है टारगेट, ये गैर हकीकी किस्म के टारगेट्स क्यों रखे जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मुदस्सर। पहले तो मैं आपसे एक सवाल करूँगा जी। पाकिस्तान ने आज तक 23 IMF के प्रोग्राम लिए हैं और हम हमेशा, हमारी लीडरशिप कहती है, बबांगो दौल कहती है कि ये हमारा आखिरी प्रोग्राम है। तो
क्या वो आखिरी प्रोग्राम होता है, या अगर आपने 23 में से एक शायद प्रोग्राम बहुत अच्छा हमारा गुजरा था, 13, 16, इसके अलावा जितने भी प्रोग्राम आपने लिए हैं उससे आप फ्रॉम बैड टू वर्स गए। तो IMF कभी भी, देखिए वो एक डॉक्टर है, वो कहता है उसकी एक रेसिपी है, उसको ये पता नहीं है कि चर्बी कहाँ से चढ़ी है आपकी, उसने बोला कि भाई ये चर्बी है, ये नहीं खाना, ये तुम नहीं खाना। उनकी एक रेसिपी होती है, उस रेसिपी से वो लेके चलते हैं। अच्छा, नहीं ये आपके मैंने वो डिटेल पढ़ा से नोटो IMF में आपका आर्टिकल भी आजकल बड़ा ज़ेर बहस है, लेकिन जो मैं यहाँ पे आपसे कि जब सरकारी बाबू बैठते हैं, आप भी क्योंकि रहे हैं हुकूमत का हिस्सा भी, जब बाबू बैठते हैं तब ये चीज़ें होती हैं, उस वक्त जी इस गैर हकीकी किस्म के टारगेट रखे क्यों जाते हैं? सर अफसोस की बात यह है कि आपको याद होगा 2023 में थोड़ी बगावत हुई थी, और इससे नोटो IMF में जो सारे हकायक लिखे हुए हैं ना, वो उस बगावत सही के दौरान ही हमने एक्सप्लोर किए थे। देखिए पाकिस्तान की बदनसीबी क्या है इस वक्त, हम अफसोस के साथ कि हम अपने माइंडसेट में ये लेके बैठ गए हैं कि जी IMF नहीं तो कुछ भी नहीं। IMF से हमें स्टेबिलिटी मिल रही है, नहीं मिली है। IMF से आप अभी भी थोड़े से डिस्टेबल हैं, अगर IMF ना होता तो मजीद स्टेबल होते। ये मैं आपको हकाइक से प्रूव कर दूँ। IMF ने क्या आपको वो रेसिपी दी कि जो IMF क्या कहता है आपको कि जी इंपोर्ट खोल दो, डॉलर नहीं है इंपोर्ट खोल दो, क्योंकि आप फिर मेरे से डॉलर लेने आओगे या मार्केट से उठाओगे, जब आप उठाओगे या लोन लोगे, ये लोन ही लेंगे ना आप, तो आपको फिर डिवैल्यूएशन करनी पड़ेगी, डिवैल्यूएशन करोगे तो फिर इन्फ्लेशन बढ़ेगा, फिर डेट सर्विसिंग बढ़ेगी, फिर आपका लोकल जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो आपकी इंडस्ट्री सफोकेट होगी, फिर कंज्यूमर का परचेजिंग पावर नहीं, तो ये विशियस साइकिल घूम जाएगा। तो अभी फिर जो 430 अरब रुपए मज़ीद टैक्सेस की गवर्नमेंट जो है वो तजवीज़ आ रही है, 430 अरब रुपया मज़ीद टैक्स लगाया जाएगा, IMF की तरफ से कह दिया गया। अब वो तो फिर मज़ीद महंगाई और चीज़ें बढ़ते हैं, आम आदमी हो, तनख्वाहदार तबका हो, कारोबारी हो, सब डिपेंड करेगा। देखें हमारे मुल्क में वैसे तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो टैक्सेस, जी हाँ, हमारे मुल्क में एक लेयर और बढ़ गई है, सेमी डायरेक्ट टैक्स। एक तो होता है ना जी, हम कह देते हैं जी कि ये इनडायरेक्ट है, सेल्स टैक्स है, FED है, कस्टम ड्यूटी है, चलो भाई तो कंज्यूमर को पास ऑन कर देते। एक होता है डॉट आपका इनकम टैक्स होता है, एक वो होता है कि जो इनकम टैक्स नहीं होता और आप कहते हो ये FTR है, मिनिमम टैक्स है, वो पास थ्रू हो जाता है, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स बन जाता है। आधा डायरेक्ट होता है, आधा इनडायरेक्ट होता है, तो उससे महंगाई बढ़ जाती है आपकी। सही। देखिए 2-3 वेक्टर्स बड़े हमें देखने पड़ते हैं कि क्या एक आपकी इकोनॉमी सफोकेट तो नहीं हो रही है, और ऑब्वियसली जब भी IMF की जो रेसिपी है ना वो ये होती है स्लो डाउन योर इकोनॉमी। अब हम थोड़ा सा ब्रीथ लेते हैं तो वो कहते हैं स्लो डाउन कर दो। देखिए ये फर्स्ट टाइम हुआ कि 10.9% की आपकी इन्फ्लेशन आई और आपको इमीडिएटली 1% आपको इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात करते हैं। इस रीजन में आप हाईएस्ट हो, हाईएस्ट इन्फ्लेशन जी। आप मुझे एक बात, पॉलिसी रेट भी है आपका एवरेज आज तक जो ये जो आपके जो 10 महीने हैं ना, उनका एवरेज आपका जो आया है 7.2 है। सही। ईयर ऑन ईयर पिछले अप्रैल से आपने इस अप्रैल में, अब आपने एक जब घट रहा था और जब हम कहते थे कि यार आप इंटरेस्ट रेट घटाओ तो नहीं घटाते बिकॉज के आप IMF के एग्रीमेंट में थे। आज आपका डॉलर 250 रुपए का, हम कहते 280 का क्यों घटाओ, नहीं घटाएंगे IMF के एग्रीमेंट। तो जहां हमें अपनी रेसिपी चलानी है, अब मुझे एक उधर दिया गया कि जी आप एक्सपोर्टर्स की वजह से नहीं घटा रहे। मैंने जी एक्सपोर्टर क्या है, $100 का एक्सपोर्ट, $70 की इंपोर्ट, $10 बाहर रख लेते हैं। और जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है वो भी ज़्यादातर मी टू मी हो रहा होता है जी। तो यहाँ से एंटरप्राइज, वहाँ सब नहीं है, अच्छे बहुत अच्छे आपके एक्सपोर्टर हैं, बट मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ जो कि प्रूवन फैक्ट है, ऐसी बात नहीं है कि मैं को अपने घर से निकाल के ले आऊँ। अब आपकी फर्ज करें $32 बिलियन की एक्सपोर्ट है, तो भाई नेट तो मेरे पास शायद $6.4 बिलियन आ रहा है। सही। अच्छा भाई 6.4 बिलियन डॉलर आ रहा है ना, अगर मैं कहता हूँ कि जी मुझे आप 250 का करने दो, तो 20% का ही मसला है ना। तो मैं अगर फर्ज करें मैं घटाता हूँ $30 के, तो $6 आप मुझसे ले लो,
भाई टैरिफ कट ले लो, टैक्स के कट ले लो, जो लेना है। आप 8% ऑफ GDP है एक्सपोर्ट, पूरी 92% को किल करके चले जाओगे। तो इंसाफ नहीं है। अच्छा तो साहब, एक चीज़ जो तजावीज़ कुछ चल रही हैं, उन तजावीज़ पे आपने भी देखा है, वज़ीर ख़जाना ने कहा कि इस बार जो टैक्स ये सैलरीज हैं और पेंशन वो दोनों नहीं बढ़ाई जाएंगी। उसमें उन्होंने एक तजवीज़ और वजह भी दी कि अगर वो बढ़ती है तो टैक्स स्लैब भी बढ़ता है और उसका वो फ़ायदा नहीं होता उस जो इतने भी लोग। अब पिछली बार तकरीबन जो फिगर देख रहा था, कोई 170 अरब रुपए जो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा हुआ, 170 अरब रुपए का, और जो मजमूई तौर पर तनख्वाहदार तबके से हुआ है टैक्स कलेक्शन वो 425 अरब रुपए है। लोग को बहुत ज़्यादा डिफरेंस उसमें नहीं आया। 170 तो फिर भी बढ़ेगा ना, 170 तो देखे ना, वो तो आपको इंक्रीमेंट देना ही है। आपको लगता है कि ये तजवीज़ हो जाएगी कि बगैर, क्योंकि अगले दिन खबर होती है सबसे बड़ी कि इतने फीसद पेंशन और इतने फीसद तनख्वाहों में इजाफा। बैकग्राउंड में ले जाता हूँ, ये PIT कहते हैं इसको, पर्सनल इनकम टैक्स। इसमें सिर्फ तनख्वाहदार नहीं होते, बिजनेस में हम भी मारे जाते हैं। होता ये है कि ये एग्रीमेंट आपने बहुत पहले IMF से किया है, अराउंड 18, 19, 20 में, कि हम PIT की मद में बढ़ाएंगे। और जब 22 में आप इमरजेंसी में गए थे ना, 21 में जी, उस वक्त आपने इसको इंडोर्स किया था कि जी पर्सनल इनकम टैक्स हम बढ़ाएंगे अगले बजट में। फिर आप एक मिनी बजट लाए थे जनवरी 15 आई थिंक 2022 को, तो उसमें आप नहीं लाए थे, आपने कहा मेन बजट में ले आएंगे। और फिर आप उससे यू टर्न कर गए और उसके बाद IMF के आपके ताल्लुकात कभी भी आज तक स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं रहे। अच्छा, हैविंग सेड दिस, एक थ्रेशोल्ड था PIT का, इससे ज़्यादा अब यू कैन नॉट इंक्रीज। तो ये वज़ीर ख़जाना की मेरा ख्याल है ऐसा इक़दाम होगा, और मेरा ख्याल है IMF भी अब इस पर फोर्स नहीं करेगा कि सैलरी या पर्सनल इनकम टैक्स में बढ़ाया जाए, क्योंकि एक वो थ्रेशोल्ड है जो स्कैंडिनेवियन कंट्री का है और फैसिलिटीज जो है ना अफ्रीकन कंट्रीज की भी नहीं है। तो देयर इज अ मिसमैच। तो PSDP की जो कटौती की तजवीज़ हो रही है, आप समझते PSDP है कि आप मुझे बताइए, पिछले 5 सालों में मैं हंसता हूँ जब लोग कहते हैं ना मुझे, जब हमें ये पता चला कि जी के टू कंपनसेट द फ्यूल इंक्रीज और प्राइस डिफरेंशियल क्लेम्स हम PSDP काट देंगे। भाई PSDP तो तुम खर्चा करोगे तो होगा ना। 1000 मैं कह दूंगा जी मेरी जेब में 1000 रुपये पड़े हुए, बस मैं ये इसमें से निकाल के दे दूंगा। अब मैं खर्चा ही नहीं कर रहा तो भाई वो कहाँ से दूंगा। तो PSDP रिलेटिवली आप 5000 अरब रख लो ना, नहीं खर्चा करना तो क्या फ़र्क पड़ेगा। वो तो एक फिगर आता है कि जी आपको फिजिकल डेफिसिट कलेक्ट करने के लिए कि भाई प्राइमरी सरप्लस इतना रह जाएगा, फिजिकल डेफिसिट इतना हो जाएगा। सही। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो पिछले दिनों में हर वक्त ये बात हो रही है, जी लेवी का बढ़ा दिया लेवी। अब जो लेवी के मद में 1700 अरब रुपए का टारगेट रखा है, मतलब हो गया। पिछले साल 1460 अरब का टारगेट था, अब तकरीबन वो पहुंच भी गए हैं वहाँ। अब जितना भी उन्होंने छोड़ना था वहाँ से। ये इसका मतलब है कि अगले साल में फिर पेट्रोल महंगा होगा। पेट्रोल महंगा होगा तो नहीं होगा ना, आप समझ लें। क्यों, देखिए आपकी लेवी कब से बढ़नी शुरू हुई है? फरवरी से जी। तो पीछे तो नहीं थी ना इतनी। अब इसको मैं कंसिस्टेंट रख दूं, ऑटोमेटिकली हो जाएगा टारगेट। रेट नहीं बढ़ेगा जो मेरा, मतलब अगर आलमी मार्केट में कम होता है तो आप समझते हैं कि क्योंकि टारगेट लेवी का 1700 अरब का होगा। देखिए आज फर्ज करें 100 है जी, अगर आलमी मार्केट में पेट्रोल कम होता है, लेवी को मैं फिक्स रखूं और बाकी डिफरेंशियल नीचे दे दूं। नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि टारगेट 1700 है ना, 1460 से 1700। 1460 आपका था पूरे साल का ना जी हाँ। और उसमें 1460 में ये था कि कुछ 80 रुपए, कुछ 90 रुपए, कुछ 100 रुपए जी। अब 117 रुपए, यही है ना ऐसे। तो 117 पे अगर मैं स्टैटिक कर दूं उसको, ये 120 पे स्टैटिक कर दूं और इसकी जितनी भी कंजम्पशन हो रही है पूरे साल की, उससे मल्टीप्लाई करोगे 1700 आ जाएंगे। मुझे कोई आर नहीं है, बट मेरा इरादा, मैं ये कहता हूँ कहीं ऐसा ना हो कि 1700 अरब तो चलो मुझे करना है और कल को मुझे आप कह दो कि यार वो FBR की रेवेन्यू नहीं हो रही। आप ये जो आप बात कर रहे हैं ना 600 सम बिलियन रुपीस का शॉर्टफॉल है, वो रिवीजन से है, ओरिजिनल से नहीं है। तो अगर रिवीजन से है मेरे भाई, तो ऐसा ना हो कि ये सवाल ही पैदा नहीं होता ये आप टारगेट अचीव कर सकें। हम अभी एक बजट बना रहे हैं, मैं आपको भेजूंगा मीडिया को, जिसमें हमने एक काम किया हुआ, हमने ये सारा मुदस्सर बनाया हुआ है कि एक बजट ये है कि जो हमारे जो 9 महीने के फिगर्स आए हैं उसको देखते हुए, लास्ट ईयर भी हमने प्रोजेक्ट किया था, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ही ठीक जा रहा है अभी तक। वो बजट बनाया कि अगर IMF के प्रोग्राम में आप होते हैं, और एक हमने बनाया कि अगर आप IMF के प्रोग्राम से निकल जाएं और बजट बनेगा तो कैसे बनेगा। उसमें यू विल फाइंड अ हेल ऑफ अ डिफरेंस, नॉट बिकॉज कि मैं कोई
उसमें कोई लफ्ज़ों का हेर फेर या फिगर्स का गोरख धंधा लग रहा हूँ, मैं आपको प्रूवन फैक्ट्स के साथ बता रहा हूँ। इट इज़ इन द फाइनल स्टेजेस वी विल। एक तो ये आप कर रहे हैं ना, चलें आप बीइंग ए पाकिस्तानी और बिजनेसमैन और माहिर मौशियात, लेकिन एक और मामला बड़ा ख़बर आई कि जी वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ज़िम्मेदारी दी नायब वज़ीर आज़म को, यानी जो वज़ीर ख़ारजा हैं, कि उन्होंने वो की मीटिंग भी बल्कि की, उस पर तरदीद आ गई वजारत ख़जाना की तरफ से जी कि नहीं, जितनी भी तैयारी है वो वजारत ख़जाना करी। फिर उसके बाद डिप्टी वज़ीर आज़म ऑफिस से उस ख़बर के हवाले से चीज़ आ गई कि उन्होंने 2 मीटिंग्स जो हैं वो बाकायदा टैक्स के हवाले से और इन चीज़ों के हवाले से बजट तजावीज़ पर वो कर ली। अब ये कौन कर रहे हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। मैं सिस्टम बता रहा हूँ आपको, आप मेरा ख्याल है दोनों तरफ सही है। देखिए बजट इज़ अ होलिस्टिक एक्सरसाइज, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर देखे जाते हैं, इन्फ्लेशन देखा जाता है, ओवरऑल रेवेन्यू, ओवरऑल हर चीज़ का टारगेट देखा जाता है। पूरी वो पूरी जो एक्सरसाइज है ना, वो हो रही है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। सही। एक पोर्शन है टैक्स प्रपोजल्स का, जैसे आपने कहा ना 430 अरब जी, ये अब देखिए 15,000 अरब आप खुद ही कह रहे हैं, उसमें से 430 अरब को कार्व आउट किया गया। ठीक। कि ये जो नए प्रपोजल होंगे टैक्स के या जो रिलीफ दी जाएंगी, वो एक एक्सपर्ट की कमेटी बनाई गई है जिसमें वजीर ख़जाना साहब भी मौजूद हैं। एक मैं बात कह देता हूँ कि मैंने डार साहब के साथ काम किया है, उनका जो पैशन है टैक्स का पूरी इकॉनमी पे वो अबूर रखते हैं। सही। बट टैक्स का जो पैशन है, मैंने सारे फाइनेंस मिनिस्टर देख लिए, उनमें से कोई इतना एक्यूरेट नहीं है, बिकॉज कि उन्होंने खुद टैक्स प्रैक्टिस की है। हाँ, जहाँ तक ये रिपोर्ट आई थी राना शहबाज साहब की जी, मैं ये समझता हूँ उसकी हेडलाइन ने कंफ्यूज कर दिया। अच्छा। कि जी के फाइनेंस मिनिस्टर हैज बीन साइडलाइन, नो, दैट इज नॉट द केस। ही इज इन चाइना वेरी मच परफॉर्मिंग द फंक्शन। फांडा बॉन्ड आज उन्होंने बड़ा सक्सेसफुल बात की उन्होंने। तो व्हाट आई एम सेइंग, ये कंफ्यूजन दूर हो जाना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहली मीटिंग की थी, उसमें वो भी थे मेरा ख्याल है, या शायद नहीं भी थे अगर, तो मेरा ख्याल है इसमें कोई ऐसी आर नहीं है। अगर 10 मैं 25 दफ़ा बैठा हूँ प्रपोजल की डिस्कशन में। सही। बट जब चीज़ें वो नहीं है जो आप कह रहे हैं कि मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि पिछले 2 दिन में नजर आ रही है, वैसा नहीं। इकोनॉमिक टीम में तब्दीली आती है बजट के बाद, आई डोंट नो। सही। ये वजीर आजम का डिस्क्रेशन होता है। ये ठीक है, मतलब एक 12वां 13वां खिलाड़ी भी प्लेइंग 11 में आ सकता है और वहाँ से भी कुछ आना जाना ये चलता है। पोर्टफोलियोज चेंज हो सकते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, एक मैं खबर है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट मतलब है मिनिस्ट्री में इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी वो 14.7 जो है वो था, लेकिन 14.3 जो है वो हमने हासिल किया। तो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ रही है, क्या वजह? का मेन एफडीआई है। देखिए एफडीआई में आपके ये मसाइल तो आपके है ना, बिहार के बहुत बड़े मसाइल हैं आपके। रेड टिपिज्म बहुत है। आफ्टर 18th अमेंडमेंट सूबों के अलग मसले, वफाक के अलग मसले, तो ये सब मसले मसाइल को देखते हुए ऑब्वियसली आपका एफडीआई भी नहीं आ रही है, सही, बल्कि एफडीआई जा रही है। बट आप लकी हैं कि आपकी एफडीआई को बहुत बड़ी नहीं है। इसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। इंडिया में पिछले 2 महीनों में $20 बिलियन गए, उससे पिछले 2 महीनों में $16 बिलियन गए थे। तो आपके पास अगर आ गई, जब ये ला रहे थे आपको पता है SIFC के वो अपना उन्होंने कहा RDA अकाउंट में लेके आइए और फॉरेन कंपनी से, मैंने उनको हाथ जोड़े, मैंने कहा मत लाना, क्योंकि इस वक्त दुनिया भौचाल में वो आपके पास रखवा देंगे हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट पे। सही। जिस दिन हालात ठीक हो गए सब लेके चले जाएंगे तो फिर आप कहाँ जाओगे? तो ये टेम्परेरी जो है ना, जो पैच वर्क करना, दिस इज नॉट गुड। आपको अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लानी है ना, आपको अट्रैक्ट करना पड़ेगा अपनी पॉलिसीज से, आपकी लॉन्ग टर्म विजन से, आपकी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होनी चाहिए या इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन होना चाहिए। आपको मशरूम ग्रोथ किसी को अलाउ नहीं करनी। SIFC बनी, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव है। अब आप अगर देख ले पानी का कोई ऑल्टरनेट बनाए और अगर ये कोई सूबों के अंदर इत्तेफाक हो जाए कि चलिए आप डेवलप करें ग्रीन पाकिस्तान, 9.1 मिलियन हेक्टेयर है। अब उसमें भी आप मॉडलिंग कर सकते हैं जो मैंने सजेस्ट की है। उसमें से एक पोर्शन आया 6,000, वो स्टार्ट जो है हमने 15,000 का। सही। अच्छा, आप रेड टेपिज्म आप खत्म करें। जब आप खत्म करेंगे ना, ऑटोमेटिकली SIFC के थ्रू इन्वेस्टमेंट आएगी। आप IT सपोर्ट दें, ये डिजिटल बैंक हैं जो सब खत्म करें, आप अपनी रेगुलेशन को टाइट करें। और मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ, सबसे बड़ा जो फैक्टर है आपका IMF का प्रोग्राम, अगर आप ख़त्म करें, IMF के साथ रहें, बोलें जी हम आपकी पॉलिसीज़ चलाएंगे, आपकी कंपल्शन में नहीं, हमारी विल पे चलाएंगे।
हमें पैसे नहीं चाहिए आपसे। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, जिस मुल्क की स्टेट बैंक 3 साल में $27 बिलियन मार्केट से उठा सकती है ओवर प्राइस करके 30 रुपए जो नीचे मिल सकता था, उस मुल्क को पैसे की जरूरत नहीं। बिल्कुल सही है। तो मगर आपको यू हैव टू हिम्मत, आप उनको बोले आप हमें स्टैंड बाय प्रोग्राम दे दें, जिस वक्त मुझे जरूरत पड़ेगी मैं आपके पास आऊंगा, आपकी सारी कंडीशन मान। फिलहाल तो IMF के प्रोग्राम के साथ ही बजट वो आ रहा है। बहुत शुक्रिया इशफाक तौला साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। दुनिया की दो बड़ी ताकतें, एक तरफ वाशिंगटन, दूसरी तरफ बीजिंग, और इन दोनों के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी, मुआशी जंग, ताइवान तनाज़े और बदलते आलमी सियासत। ऐसे वक्त में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दौरा चीन सिर्फ एक सफारती मुलाकात नहीं था, बल्कि एक ऐसा इवेंट था जिस पर पूरी दुनिया की नजरें जमी रहीं। बीजिंग के अजीम हॉल्स में होने वाली मुलाकातों में तिजारत, ताइवान तनाज़े, ईरान अमरीका जंग, टेक्नोलॉजी और टैरिफ वॉर समेत हर मसले पर बात हुई। कई घंटों पर मुहित मुज़ाकरात, बंद दरवाजों के पीछे होने वाली गुफ्तगू और कैमरों के सामने दिए गए मोहतात बयानात ने आलमी सियासत में नई बहस छेड़ दी। अमरीकी सदर को चीन में शायाने शान प्रोटोकॉल तो मिला, लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप इस दौरे से कुछ हासिल भी कर पाए या नहीं? खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चीन के साथ किसी बड़े तजारती मुआहदे और ईरान के साथ जंग के खात्मे के लिए चीन से किसी ठोस मदद के बगैर ही वापस लौट गए। नाज़रीन, अमरीकी सदर के दौरा चीन के दौरान ईरान अमरीका जंग और ताइवान तनाज़े को लेकर मुतज़ाद बयानात का सिलसिला जारी रहा। जुमेरात के रोज होने वाली बातचीत के बाद व्हाइट हाउस की जानिब से जारी एक बयान में बताया गया कि दोनों रहनुमाओं में आबना हरमुज़ को दोबारा खोलने के इम्कान पर बात हुई। इसके साथ ही बयान में यह भी इशारा दिया गया कि चीन अमरीकी तेल की खरीदारी बढ़ाने में दिलचस्पी रखता है ताकि वो मशरक़ वस्ता पर अपनी तवानाई के इन्हिसार को कम कर सके। लेकिन जुम्मे के रोज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीनी सदर की मुलाकात कुछ देर पहले चीन के वजारत खारजा की जानिब से एक सख्त बयान सामने आया। इस बयान में ईरान और अमरीका के दरमियान जारी जंग पर खुली नाराजगी का इजहार किया गया। चीनी वजारत खारजा के इस बयान में कहा गया कि एक ऐसा तनाज़ा है जो कभी शुरू ही नहीं होना चाहिए था और अब यह तनाज़ा मजीद जारी रहने का कोई जवाब नहीं रखता। इसके साथ ही चीन ने इस बात पर भी जोर दिया कि तेल की सप्लाई और आलमी मईशत को मुतासर करने वाली इस जंग के खात्मे के लिए अमन मुआहदे की कोशिशों की हिमायत की जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने मुलाकात के बाद कहा कि ईरान के मामले पर दोनों रहनुमाओं की सोच काफी हद तक एक जैसी है, लेकिन चीनी सदर शी जिनपिंग ने इस पर कोई बराह रास्त तबसरा नहीं किया। इसी तरह दौरे के दौरान ताइवान तनाज़े पर अमरीकी सदर का मौक़िफ़ रहा कि चीनी सदर के साथ यह मामला डिस्कस ही नहीं हुआ, जबकि रिपोर्ट्स के मुताबिक शी जिनपिंग ने दौरे के दौरान अमरीकी सदर को खबरदार किया कि अगर चीन के बुनियादी कौमी मफाद खुसूसन ताइवान के मसले को किसी भी तरह नुकसान पहुंचाया गया या गलत तरीके से हैंडल किया गया तो हालात तेजी से बिगड़ सकते हैं और यह कशीदगी खुले तसादुम की सूरत इख्तियार कर सकती है। जबकि दौरे के अख्ताम पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले बयान से यू टर्न लेते हुए कहा कि ताइवान के हवाले से चीनी सदर के साथ तफसील से बात की है। वो ताइवान को हथियार दे भी सकते हैं और नहीं भी। जबकि ईरान के हवाले से बात करते हुए उनका कहना था कि ईरान का जौहरी प्रोग्राम 20 साल तक मौत में कोई एतराज नहीं है। नाज़रीन, अमरीकी सदर के दौरा चीन के हवाले से रॉयटर्स ने दावा किया कि इन मुलाकातों का सबसे बड़ा और नुमाया नतीजा जैसे मुआहदे की सूरत में पेश किया गया वो भी तवक्कुआत पर पूरा न उतर सका। चीन ने अमरीका से 500 बोइंग तैयारे खरीदना थे, लेकिन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि चीन बोइंग के 200 तैयारे खरीदेगा। अमरीकी सदर के इस बयान के बाद बोइंग के शेयर्स में तकरीबन 4% की कमी देखी गई, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को वजाहत देना पड़ गई कि अगर इब्तदाई 200 तैयारों के ऑर्डर्स पर कंपनी अच्छा काम करे तो यह तादाद मुस्तकबिल में बढ़कर 750 तैयारों तक भी जा सकती है। इस बयान ने अगरचे कुछ हद तक तवक्कुआत को खुला रखा, लेकिन फौरी तौर पर यह वाज़ेह हो गया कि इस डील को भी वो तारीखी कामयाबी नहीं समझा जा रहा जिसकी पेशगोई की जा रही थी। दौरे के दौरान अमरीका की जानिब से नोएडा के जदीद H-200AS चिप्स की चीन को फरोख्त के मामले पर भी कोई पेशरफ्त सामने नहीं आई। हालांकि कंपनी के CEO की इस दौरे में अचानक और गैर मामूली शिरकत ने इस तवक्को को मजीद बढ़ा दिया था। शायद कि इस मामले में कोई नरमी आएगी। दूसरी जानिब अमरीकी सदर ये दौरा मुकम्मल करके वापस रवाना हो गए, मगर नायाब मादनियात के सप्लाई का मसला जूं का तूं रहा, जो तवील अरसे से दोनों ममालिक के ताल्लुकात में तनाव का बायस बना हुआ है। जबकि टैरिफ के मामले पर भी कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं देखा गया। अब सवाल यह है कि क्या यह दौरा अमरीका और चीन के ताल्लुकात में बर्फ पिघलाएगा? क्या मुआशी जंग नरमी आएगी और आखिर
इस दौरे में क्या तय पाया, किसने क्या हासिल किया, इस सब पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ एशिया वन न्यूज़ अनस मलिक। अनस, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अनस, ये दौरे पे सबकी नज़रें थी, कहा जा रहा था एक बड़ा अहम दौरा होगा, सब लोग जो हैं वो इस दौरे को देख रहे थे, लेकिन इस दौरे को क्या नाम आप देंगे? कामयाब रहा या सिर्फ फिर बातचीत, या जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था वो बहुत ज़्यादा था? बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सिर साहब फॉर हैविंग मी ऑन द शो। मेरे ख्याल से अगर हालिया दौरे चीन को आप देखें, सदर ट्रंप के, खासतौर पे ईरान अमेरिका मुज़ाकरात और पाकिस्तान का रोल और जनरली खत्ते के तनाजुर में और सिफारतकारी के तनाजुर में, तो मेरे ख्याल से इसमें कुछ वाज़ेह कामयाबियाँ ज़रूर हैं, और लेकिन कुछ अभी भी जो क्लियर कट मामलात हैं वो जो है वो गैर वाज़ेह हैं। मेरे ख्याल से जो अहम नताइज जो हैं, वो सबसे बड़ा नतीजा ये है कि चीन और अमेरिका ने कम अज़ कम ज़बानी तौर पर इस बात पर ज़रूर इत्तेफाक किया है कि ईरान के साथ जंग या कशीदगी को जो है वो मज़ीद नहीं बढ़ावा दिया जाए, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ या आबनाए हॉर्मुज़ को खोलना चाहिए, उसको खुली रहना चाहिए। पाकिस्तान के तनाजुर में अगर देखें तो ये इसलिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान पहले ही वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान जो है वो बैक चैनल और सालसी के राब्ते जो है वो लेके चल रहा है, और चीन भी पाकिस्तान की मीडिएशन एफर्ट्स का जो है मुतरफ रहा है। फिर एक और अहम पहलू मेरे ख्याल से ये है कि चीन और अमेरिका के दरमियान कशीदगी में वक्ती तौर पर जो है वो कमी जरूर आई है। जो आलमी हल्के हैं उन्होंने इसको आलमी मईशत के लिए जो है वो इंतहाई मुस्बित करार दिया है, लेकिन जो ना हो सका मेरे ख्याल से उसमें कोई कॉन्क्रीट ब्रेक थ्रू हमें नजर नहीं आया। कोई सीज फायर का फ्रेमवर्क, न्यूक्लियर इशू या रोड मैप या ट्रेड के हवाले से भी कोई बड़ी बातचीत हमें नजर नहीं आई। एक जो वाज़ेह ट्रेड ऑफ जो हमें समझ में आया, मेरे ख्याल से प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रेसिडेंट शी में एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग जरूर इस तरह से उभर के आई कि अमेरिका ताइवान के मामले के ऊपर ज्यादा इंटरजेक्ट और इंटरवीन नहीं करेगा, और उसी के तनाजुर में खामोशी से ही सही, लेकिन चीन ईरान के मामले पर अमेरिका के हवाले से ज्यादा मिलिटरीली कम अज कम नहीं बोलेगा। सही। अच्छा, जो आपसी दोनों तरफ हैं मामलात के, ट्रंप अपने बयानात दे रहे थे, ट्रंप मीडिया भी बता रहा था, लेकिन चाइना की तरफ से कोई बहुत वाज़ेह किस्म की कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बल्कि पहले दिन भी दूसरे दिन भी। इसकी क्या वजह है कि अमेरिका की तरफ से आ रही हैं धड़ाधड़ चीज़ें कि ये हो रहा है, ये हो गया है, लेकिन दूसरी तरफ वो किसी भी तरह के कोई बयानात, कोई चीज़ उस तरह वाज़ेह नहीं थी जो दावे किए जा रहे थे ट्रंप की तरफ से? देखिए मेरे ख्याल से चाइनीज साइड ने 2-3 चीजें काफी ज्यादा वाज़ेह की हैं ऑप्टिक्स के हवाले से। जो प्रेसिडेंट ट्रंप की प्रेसिडेंट शी के साथ जो गार्डन वॉक थी सीसीपी के सेक्रेटेरिएट में, जो वर्चुअली दुनिया के महफूज तरीन मुकामात में से एक है, और चाइनीज सिस्टम में उसको काफी ज्यादा रिगार्ड किया जाता है, वो बड़ी कोरियोग्राफ थी। तो चीनी साइड को अगर आप देखें तो वो बड़ा कॉशियस थे किसी भी ऐसे कमिटमेंट को पुट आउट करने को जिसके ऊपर प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो पहले से बोलना चाहते हैं। और यही वजह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो एक आर्मी सीईओस की आर्मी के साथ गए थे, उस हवाले से उनको ट्रेड के तनाजुर में इतना कुछ नहीं मिला। और प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं उनके लिए, क्योंकि अभी अप्रूवल रेटिंग्स का मामला है, डोमेस्टिक कंजम्पशन का बहुत बड़ा मामला है यहाँ पर, क्योंकि मिड टर्म इलेक्शंस आन खड़े हुए हैं, ईरान का मामला हल नहीं हुआ है, और इन्फ्लेशन अमेरिका के अंदर जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो भी बढ़ रही है। तो इसलिए प्रेसिडेंट ट्रंप या अमेरिकी साइड का ये बयान देना भी समझ में आता है, और चीन का इन बयानात के ऊपर रिएक्ट ना करना या जवाब ना देना उसको भी समझ में आता है। जी सही। अच्छा, जो दूसरी चीज़ है, आप बात भी कर रहे थे बोइंग तैयारों के हवाले से भी, कि कुछ बहुत ज़्यादा सोच कर ट्रंप चाइना आए थे, और जब चाइना से वापस वो जा रहे हैं तो क्या वो कुछ हासिल नहीं कर पाए जो उनके माइंड में था? आप क्या कहेंगे इस दौरे पे? अब लग रहा था कि शायद बहुत कुछ होगा, या शायद हम एक्सपेक्ट ज़्यादा करते। मैं ट्रंप के हवाले से कि ट्रंप ने जो कुछ सोचा, क्या वो वाकई कुछ हासिल कर पाए? मेरे ख्याल से प्रेसिडेंट ट्रंप के चाइना आने से पहले इस दौरे की जो उम्मीदें थी वो कम हो चुकी थी। वो कम इसलिए हुई थी कि ईरान के साथ उनके कोई किसी तरह का मुआहिदा या एग्रीमेंट जिसकी बात हो रही थी वो अग्री नहीं हो पा रहा था। जो भी वजह थी उसकी वजह से अग्री नहीं हो पा रहा था। अब जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का क्लोजर है तो उसके तनाजुर में अमेरिका की जो पोजीशन है, वीक फुटिंग जिसे आप कहते हैं, उसके ऊपर चले गए हैं। तो प्रेसिडेंट ट्रंप के हवाले से अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं, उनका थ्रेशोल्ड ऑलरेडी लो था, और ट्रेड डील्स ना मिलना या ट्रेड डील्स के ऊपर अग्री ना करना मेरे ख्याल से उनके लिए उनको इतना बॉदर नहीं करेगा। अच्छा, अभी ये तो दौरे के साथ साथ जो अभी एक खबर अब्बास अरागची के हवाले से भी और आर्मी चीफ के हवाले से भी चल रही है, ईरानी आर्मी चीफ के हवाले से भी बात चल रही है,
वो पूरी तरह जंग से के लिए तैयार भी है। बासर अरागची ने तो कहा कि वो जो मुज़ाकरात हैं वो कामयाब भी नहीं हो पाए हैं। तो यहाँ मुज़ाकरात के मामलात में भी अब फिर तातुल या समझें कि डिले या फिर जंग की तरफ जाता हुआ माहौल नजर आ रहा है। देखिए, जंग की तरफ तो माहौल जाते हुए हमें बिल्कुल नजर नहीं आता, जितना रिगार्डलेस की जितनी पोस्चरिंग की जा रही है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं चल रहे हैं। बहुत शुक्रिया अनस मलिक, ब्यूरो चीफ पेशेवर न्यूज़ हमारे रूप थे। नाज़रीन, मनशियात फरोशी के एक ऐसे मुबैना नेटवर्क की कहानी जिसके ताने बाने सिर्फ गलियों और बाजारों तक महदूद नहीं बल्कि बज़ाहिर उन हलकों तक भी फैलते दिखाई दे रहे हैं जहां ताकत, असर रसूख और कानून के मुहाफिजों के नाम लिए जाते हैं। अनमोल उर्फ पिंकी एक ऐसा नाम जो अब सिर्फ एक मुलजिमा की शनाख्त नहीं रहा बल्कि सवालात, राजों और मुबैना ताकतवर रवाबित की एक पेचीदा दास्तान बन चुका है। तहकीकाती रिपोर्ट्स, पुलिस तफ्तीश और हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आने वाले इंकशाफात ने सिर्फ कानून नाफिज करने वाले इदारों ही नहीं बल्कि शोबिस, सियासत, वकालत और दीगर बासर हलकों से जुड़े बाज नामों पर भी कई सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। तहकीकाती दस्तावेजात के मुताबिक अनमोल उर्फ पिंकी का ताल्लुक कराची के इलाके सोहराब गोट से बताया जाता है, जहां से एक आम जिंदगी का आगाज हुआ, लेकिन मॉडलिंग, शोबिस और अदाकारी की दुनिया में जगह बनाने की ख्वाहिश उसे लाहौर ले आई और फिर रिपोर्ट्स के मुताबिक जिंदगी ने एक ऐसा खतरनाक मोड़ लिया जो मुबैना तौर पर मनशियात के बैनुस्सूबाई नेटवर्क तक जा पहुंचा। तहकीकात में सामने आने वाली तफसीलात के मुताबिक अनमोल उर्फ पिंकी ने एतराफ़ किया कि वो कई बरसों तक कोकेन सप्लाई और मुख्तलिफ शहरों में मनशियात की तरसील के मुनज़्ज़म निज़ाम का हिस्सा रही। लेकिन नाज़रीन, ये कहानी सिर्फ मनशियात फरोशी तक महदूद नहीं। मुल्जिमा की जानिब से किए गए इंकशाफात में बाज़ पुलिस एहलकारों को मुबैना रिश्वत देने, वकला के दफातर और चैम्बर्स को मुबैना तौर पर मनशियात छुपाने के लिए इस्तेमाल करने और शोबिज़ और सियासी शख्सियात के नाम लेने जैसे दावे भी शामिल हैं। अनमोल उर्फ पिंकी का दावा है कि एएनएफ का एक इंस्पेक्टर उसके भाई नासिर को बार बार गिरफ्तार करता और फिर मुबैना तौर पर रिश्वत लेकर छोड़ देता। मुल्जिमा के मुताबिक एएनएफ एहलकारों को तकरीबन 1 करोड़ 5 लाख रुपए तक रिश्वत दी गई, जबकि मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन के एहलकारों को भी लाखों रुपए अदा किए गए। अनमोल उर्फ पिंकी ने यह भी इल्जाम आयद किया कि 2024 में उसके भाई की गिरफ्तारी के बाद एक पुलिस एहलकार कामरान ने मुबैना तौर पर राइडर्स को अगवा किया और मजमूई तौर पर 2 करोड़ 5 लाख रुपए वसूल किए। तहकीकात में एक और चौंका देने वाला दावा भी सामने आया। मुल्जिमा के मुताबिक उसका साबिक शौहर राना नासिर मनशियात छुपाने के लिए वकला के दफातर और चैम्बर्स का इस्तेमाल करता था ताकि पुलिस छापों से बचा जा सके। मुल्जिमा ने यह दावा भी किया कि राना नासिर के भाई राना मंसूर और राना शहरोज, जो पेशे के एतबार से वकील हैं, कराची में मनशियात के बड़े डीलर्स के तौर पर सरगर्म थे। और सबसे हैरान कुन दावा, अनमोल उर्फ पिंकी के मुताबिक उसके मुबैना कोकेन नेटवर्क के 700 से 800 सारफीन मौजूद थे, जिनमें से तकरीबन 150 मुस्तकिल गाहक थे। नाज़रीन, अनमोल उर्फ पिंकी की गिरफ्तारी के बाद तहकीकात का दायरा मुसलसल वसी हो रहा है। मरकजी मुल्जिमा के निशानदही पर दीगर किरदारों के गिर्द भी घेरा तंग किया जा रहा है, लेकिन यह मामला सिर्फ एक फौजदारी केस नहीं रहा बल्कि सियासी महाज पर भी शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी ने आज इस केस की शफाफ तहकीकात का मुतालबा करते हुए कहा कि मनशियात फरोशों का नेटवर्क सिंध हुकूमत से भी बाला दिखाई देता है। ये जो पिंकी वाला मसला है ना, इसको सीरियस लेने की जरूरत है। ये एक ऐसा इफरीत है जिससे लोगों की अमवातें हो गई, नौजवान बच्चे मर गए यार इस नशे के चक्कर में, इस मंशियात, आइस, क्रिस्टल, पता नहीं किस किस के चक्कर। इसका मतलब ये हुआ कि एक मुनज़्ज़म नेटवर्क है जो कि इस हुकूमत से बाला है। और हुकूमत कौन सी वाली? ये वाली सिंध हुकूमत। और बाला है तो उनके पास आपको पता है पैसे हैं, दीगर चीजें। और दूसरी जानिब सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि एमक्यूएम इस हसास मामले को सियासत की नजर कर रही है। उनके बकौल मनशियात पूरे मुआशरे के लिए नासूर बन चुकी है और इस मामले पर पॉइंट स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए। अप्रिशिएट करना चाहिए जिस तरीके से हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जिस तरीके से उस खातून को गिरफ्तार किया जिसका नाम जो है वो अनमोल और पिंकी का है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ लीडर ऑफ द अपोजिशन ने जो तकरीर की असेंबली के बाहर, बेहतर होती कि सारी गुफ्तगू असेंबली के फ्लोर पे करते ताकि हम उनको अच्छे तरीके से एक एक चीज का एक अलग से जवाब भी देते। उधर कराची पुलिस हुकाम का कहना है कि केस की तफ्तीश जारी है। मुल्जिमा के मोबाइल फोन्स, बैंक अकाउंट्स और मालियाती लेन देन का फ्रांसिक रिकॉर्ड हासिल कर लिया गया है, जबकि नेटवर्क से जुड़े मजीद किरदारों तक पहुंचने के लिए छापे और तहकीकात जारी हैं।
3 लोग थे, बारी में लगा कि उनकी जिम्मेदारी है, उनको हमने सस्पेंड किया। आईजी साहब ने जब उसकी डिटेल दी तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब एक बड़ी टीम बनाई जाए। मुझे उन्होंने इस टीम का हेड रखा है। डीआईजी क्राइम है आमिर फारूकी साहब, वो उसके मेंबर हैं। डीआईजी स्पेशल ब्रांच हैं, वो उसके मेंबर हैं, और इसी तरह डीआईजी सीडीडी वो उसके मेंबर हैं। क्योंकि इसका दायरा इतना वसी हुआ है कि हम ये चाह रहे हैं कि इसकी एक ब्रॉड बेस्ड इन्वेस्टिगेशन हो। अभी तक जो हमें तफ्तीश के दौरान हमें पता चला है तकरीबन 20 केसेस जो हैं वो सिर्फ सिंध के केसेस हैं, हमारी जुरिसडिक्शन के, जिसमें 17 केसेस पुराने हैं और बाकी 3 केसेस अभी हुए हैं। जो हमारे इन 17 केसेस के अलावा 9 केसेस ऐसे हैं जो कि इसके नेटवर्क के ही केसेस हैं, इसी के जो राइडर्स हैं उनके केसेस हैं, लेकिन उस वक्त की तफ्तीश में पिंकी का नाम उसमें नहीं मेंशन किया जा सका। 2014 से ये इसका काम हो रहा है, लेकिन कराची में जो इसने काम शुरू किया है 2018 से ऑनलाइन ये काम करती रही, और उसके बाद ये जब यहाँ पे वो रडार में आई तो फिर वो लाहौर शिफ्ट हो जाती है और वहाँ से वो काम करती रही। सिर्फ एक अकाउंट जो हमें मिला है 1.5 साल का, 500 पेजेस की उसकी स्टेटमेंट है, हजारों उसमें ट्रांजैक्शन है। जो अमाउंट उसमें ट्रांजैक्शन का है वो तकरीबन 3 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट की उसके अंदर ट्रांजैक्शन। नाज़रीन, अनमोल उर्फ पिंकी की गिरफ्तारी और इसके बाद सामने आने वाले तहलका खेज इंकशाफात ने मनशियात से जुड़े एक ऐसे मुबैना नेटवर्क को बेनकाब कर दिया जिसके साए शायद मुआशरे के कई ताकतवर तबकात तक फैले हुए हैं। अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि इस नेटवर्क में कौन कौन शामिल था, बल्कि असल सवाल ये है कि क्या इस बार तहकीकात वाकई अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच सकेंगी या फिर ये कहानी वक्त के शोर में कहीं दब कर रह जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा। मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।